हाय एवरीवन। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि डिडक्शन हमको कैसे मिलती है इनकम टैक्स के अंदर। तो अब वो सफ़र आ चुका है, अब वो समय आ चुका है कि जहाँ पर हमको सीखना चाहिए कि जब हम एक असेसी की इनकम निकालेंगे तो उसको डिडक्शन का बेनिफिट कैसे दिया जाए। जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे और प्रैक्टिस में आओगे तब आपके पास क्लाइंट आएगा कि सर आप मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न भर दीजिए, बट मेरा टीडीएस कटा हुआ है, मैं उसका रिफंड चाहता हूं। तो आपका दिमाग काम लगना चाहिए कि कहां कहां पर इनको छूट मिल सकती है। तो आप इनसे पूछेंगे कि आपने कोई बीमा कराया है, या आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, या फिर आप कोई रेंट पे करते हो। सेवरल पेमेंट्स है जिनकी छूट इनकम से मिलती है। खर्चे माइनस करने के बाद डिडक्शन मिलती है अलग से। तो ये हमारी एकेडमिक लाइफ से, यानी हमारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी प्रैक्टिकल व्यू से, दोनों तरीके से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ये चैप्टर मदद करेगा और आपको एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए भी मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज अच्छे से इसको एक बार पढ़ेंगे। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे होता है, किसकी छूट मिलती है, किसकी छूट नहीं मिलती। सारी बातों को हम डिस्कस एक बार करेंगे। आइए मैं स्टार्ट करता हूं। यस प्लीज, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। तो जब हम किसी भी असेसी की इनकम टैक्स की रिटर्न बनाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो हम क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम। हाँ जी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम लिखेंगे, पर्टिकुलर्स और इधर लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, तो हमारे 5 हेड होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो असेसी हमारे दफ्तर में आया है, हमारे ऑफिस में आया है, क्या उसकी कोई सैलरी इनकम है, और अगर है तो उस सैलरी की इनकम की कंप्यूटेशन इनकम अंडर द हेड सैलरी में जैसे हमने सीखा था वैसे हम कर देंगे। इनकम अंडर द हेड सैलरी, तो नेट टैक्सेबल सैलरी जो भी निकल कर आएगी, फाइनल आंसर वो हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है जी, अगर कोई भी सैलरी इनकम नहीं है तो हम नहीं लेंगे। फिर हम उस असेसी से पूछेंगे कि आपको कोई किराया आता है या नहीं। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे? हाउस प्रॉपर्टी में इनकी सारी की सारी टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। सारी छूट देने के बाद अगर ये अपने घर में रहते हैं और इन्होंने उस घर पर लोन ले रखा है तो इनको फायदा मिलेगा। ब्याज को हम माइनस करेंगे और हाउस प्रॉपर्टी से नेगेटिव इनकम आ जाएगी, तो इनका टैक्स ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो ये भी एक टैक्स प्लानिंग का हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है, टैक्स प्लानिंग का हमारा पार्ट है। जब भी तो हम प्रोफेशनल रिफंड मंगाते हैं हमारे असेसीज का। तो चलिए यहां पर लिख देंगे, जो भी आपकी इनकम आएगी या लॉस आएगा वो हम लिख देंगे। फिर हम पूछेंगे, क्या आप कोई व्यापार करते हो, आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन करते हो? इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, तो पीजीबीपी में हमने जितने भी सेक्शन पढ़े हैं, जो सेक्शन कहता है कि ये आपकी इनकम है उसको इनकम मानेंगे, जो सेक्शन कहता है आपको छूट दी जाएगी उसको हम छूट दिलाएंगे, यानी खर्चे को माइनस करेंगे। और अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी नेट पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी, जैसा भी हमने सीखा। ठीक है, तो ये यहां पर आ जाएगा। फिर आपकी बात आती है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, आपने कोई एसेट बेचा तो एसेट बेच को आपने उसमें से कॉस्ट माइनस करी, फिर उसके बाद भी अगर कोई आपके पास पैसा बच गया, गेन हुआ फिर भी या लॉस हुआ, जो भी नेट रिजल्ट आएगा,
कैपिटल गेन में जो भी सेक्शन है उनके अकॉर्डिंग कंप्यूटेशन करके जो भी नेट इनकम आएगी वो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। नेक्स्ट एंड लास्ट है ये आपका इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। जो भी आपकी इनकम अदर सोर्सेज में फॉल करेगी उसको भी ले लेंगे, और जो ये आपका नेट सम अब आएगा इसको हम बोलते हैं ग्रोस। देखो लिखा है ना ग्रोस, तो ग्रोस क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें से कुछ छूट दी जाएगी। ग्रोस टोटल इनकम, ये आपकी क्या बनी? ग्रोस टोटल इनकम बनी। अब इसमें से आपको कुछ छूट दी जाएगी तो हम माइनस करेंगे लेस डिडक्शंस। जो आपके सेट ऑफ के प्रोविजन है वो इन्हीं हेड में लग जाएंगे, फिर आपकी नेट इनकम आएगी। यानी ग्रोस टोटल इनकम के बाद सिर्फ डिडक्शन का स्टेप बचता है और कोई स्टेप नहीं बचता। सेट ऑफ अगर कोई लॉसेज आपको कराना है तो ऊपर करा लेना, हेड की कैलकुलेशन जब करोगे तब करा लेना। ग्रोस टोटल इनकम के बाद सिर्फ एक स्टेप बचता है, वो आपका है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ठीक है जी। अब ये डिडक्शन क्या है इसी के बारे में तो आज हम पढ़ेंगे। तो इन डिडक्शन को देने के बाद अब जो फाइनल फिगर बचेगी उस पर टैक्स लगेगा, टोटल टैक्सेबल इनकम। अभी इसके बाद ये भी देखेगा ना कि टैक्स कितना बनेगा, तो टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई। अब सब कुछ फाइनल हो गया, इस पे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, चाहे स्लैब से चाहे फ्लैट रेट से। जो भी आपकी आइडेंटिटी है, जो भी आपकी पर्सन है, यानी आप इंडिविजुअल हो, आप HUF हो, आप प्रोप्राइटर फर्म हो, आप कंपनी हो, जो भी आपकी एंटिटी है उसके अकॉर्डिंग टैक्स रेट लग जाएगा और इनकम टैक्स का पालन हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज हम देखने जा रहे हैं ये डिडक्शन क्या है। मतलब इन हेड में जो छूट मिलती है वो तो अलग है, वो तो बिल्कुल अलग है, बट डिडक्शन कुछ एडिशनल दी जाती है। वो डिडक्शन क्या है आइए इसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ डिडक्शन। इंट्रोडक्शन हमारा क्या कहता है? एज वी हैव सीन अर्लियर, सेक्शन 10 एग्जम्प्ट्स सर्टेन इनकम्स। सेक्शन 10 हमारा क्या होता है? उसमें हमको बताया जाता है कौन सी इनकम आपकी एग्जम्प्टेड है, एग्जम्प्टेड इनकम। ठीक है जी। सच इनकम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम, तो हम इनको टोटल इनकम में ऐड नहीं करते। एंड डू नॉट एंटर इनटू द कंप्यूटेशन प्रोसेस एट ऑल, और हम इनको कंप्यूटेशन में नहीं लेते। जो ये कंप्यूटेशन हम करते हैं इसमें कहीं पर भी इनका जिक्र नहीं आता, क्योंकि जिस पे टैक्स लगना ही नहीं है उसको कंसीडर करके कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है जी। फिर उसके बाद कहता है ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड पर, मतलब कि आपका एक हिस्सा तो एग्जम्प्ट हो गया, फिर भी आपको कुछ एडिशनल छूट दी जाती है। यानी कि ऑन द अदर हैंड चैप्टर 6A में लिखा है कंटेन्स डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम। आपको डिडक्शन दी जाएगी, कहां से दी जाएगी? इस ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन दी जाएगी और फिर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम निकल कर आएगी। The important point to be noted here is that if no gross total income, then no deduction will be permissible। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ आपकी डिडक्शन बन रही थी 40,000 की, बट ग्रोस टोटल इनकम तो है ही नहीं 40,000, या फिर वो है 30,000, तो आपको छूट सिर्फ कितने की मिलेगी? 30,000 की मिलेगी। और अगर यहां पर होता जीरो, अगर यहां पर होता जीरो तो आपको कोई भी छूट नहीं मिलती। मतलब टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। वो आपका क्या होगा? वो आपका क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा लॉस हो सकता है, जो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मतलब अगर आपका यहां पर 30,000 रुपीज है और आप डिडक्शन लेना चाहते हो 40,000 की, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है जी। या तो ये जीरो होगा वरना आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी।
बात समझ आती है? जो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन है वो आपके ऊपर ही खत्म हो जाएंगे। अगर ऊपर इनकम खत्म हो जाती है तो यहां पर जीरो आएगा, और अगर आपकी 40,000 की डिडक्शन बनती है तो वो आपको नहीं मिलेगी। टोटल टैक्सेबल इनकम भी आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ आती है? चलिए, दिस चैप्टर कंटेन्स डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि आपको छूट दी जाएगी अगर आप कोई पेमेंट करते हो, यानी कि आउटफ्लो करते हो। मतलब कैश का आउटफ्लो तो हुआ ही हुआ, आपको हेड्स में कोई छूट नहीं मिली, फिर भी डिडक्शन में लिखा गया है कि आपने हमारी बताई गए एरियाज पे खर्चा किया, बहुत अच्छी बात है, हम आपको छूट देंगे। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, अगर आपका इनफ्लो हुआ तो भी आपको छूट दी जाएगी। ऐसे कैसे सर? अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसएबिलिटी, अगर आप या आपके रिलेटिव डिसेबल है तो फ्लैट छूट जाती है इनकम टैक्स के अंदर। जो भी आपकी परसेंटेज यहां पर लिखी गई है फ्लैट आपको छूट मिल जाएगी। तो हम पढ़ेंगे कि जब आप कोई पेमेंट करते हो तो डिडक्शन क्या कितनी मिलती है, किसको मिलती है। जब आपको कोई इनकम होती है तो डिडक्शन क्या कितनी मिलती है और किसको मिलती है। और अगर आप डिसेबल हो या आपके फैमिली में कोई डिसेबल है तो आपको छूट कितनी मिलेगी, इसके बारे में भी अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80A, लेट्स रीड। तो आइए हमारे डिडक्शन चैप्टर का सबसे पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं 80A। अभी स्टार्ट नहीं हुआ कि किस खर्चों की छूट मिलेगी, अभी तो हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो आइए एक बार स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80A का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सेक्शन 80A सबसेक्शन 1 provides that in computation the total income of an assessee there shall be allowed from his gross total income the deduction specified in section 80C से लेकर 80U। पहले पॉइंट में कोई भी नई बात नहीं है। इसमें क्या लिखा गया है कि जो ग्रोस टोटल इनकम आपकी बनेगी उसमें से डिडक्शन दी जाएगी, और वो डिडक्शन आपके किस किस सेक्शन में कवर है? 80C से लेकर 80U। हमको कुछ सेक्शन पढ़ने हैं, वहां पर आपकी सारी डिडक्शन कवर है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80A सबसेक्शन 2 the aggregate amount of the deduction under this chapter shall not exceed the gross total income of the assessee। ये बात मैंने आपको बता दी थी। अगर आपकी GTI ग्रोस टोटल इनकम जीरो है तो आपकी छूट भी जीरो आ जाएगी, बट अगर आपकी ये 30,000 है तो डिडक्शन भी आपकी 30,000 तक रोक दी जाएगी। ठीक है जी, यानी कि जितनी ग्रोस टोटल इनकम है उससे ज्यादा की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी थी। Thus an assessee cannot have a loss as a result of the deduction under the chapter 6A and claim to carry forward the same for the purpose of set off against his income in the subsequent year। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ आप ये नहीं कर सकते कि 30,000 ग्रोस टोटल इनकम है, 40,000 की डिडक्शन है तो 10,000 नेगेटिव इनकम आ गई, 10,000 नेगेटिव इनकम आ गई। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप कैसा कर सकते हो? 40,000 आपका बनता है, आप हमसे 40,000 आपका बनता है, आप हमसे 30,000 की छूट ले लो, आपकी इनकम जीरो हो जाएगी, और जो ये 10,000 आपका बच गया, यानी आपकी डिडक्शन 10,000 की रह गई, इसको आप अगले आने वाले सालों में ले लेना, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो कुल मिला के यही मतलब हुआ, टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। जो भी डिडक्शन आपकी अनक्लेम रह गई उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है जी, बात समझ आई? तो हमने क्या क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है रीड आउट सेक्शन 80C से लेकर 80U तक। फिर हमने क्या देखा? दूसरा पॉइंट ये देखा
कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A या तो इक्वल होगी या फिर कम होगी, किससे? ग्रॉस टोटल इनकम से। ठीक है जी, बात समझ आती है? यानी डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा की नहीं हो सकती, या तो बराबर होगी या फिर कम होगी। ठीक है जी। और तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? टोटल टैक्सेबल इनकम नेवर बी नेगेटिव एंड hence unclaimed deduction shall be carry forward and set off। ठीक है जी, यही तो पढ़ा हमने। एंड क्लेम टू कैरी फॉरवर्ड द सेम फॉर द पर्पज ऑफ सेट ऑफ अगेंस्ट हिज इनकम इन द सब्सिक्वेंट ईयर। ठीक है जी, बात समझ आती है? तो चलिए अब हम एक बार आगे चलते हैं। हम आगे हमारा पॉइंट क्या कहता है उसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। आगे हमसे कहता है इफ एनी डिडक्शन इज एडमिसेबल अंडर सेक्शन 80G, 80GGA, 80GGC1 then no deduction under the same section shall be made in the computation the total income of a member। ये जो 80G, 80GGA, 80GG1 की छूट अगर किसी AOP, किसी पार्टनरशिप फर्म ने ले ली तो उस खर्चे की छूट दोबारा से कोई पार्टनर या दोबारा से कोई मेंबर नहीं लेगा। ठीक है जी, बात समझ आती है? तो इसी का मतलब क्या निकलता है? नो डबल डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ एक फर्म है ABC एंड कंपनी, उसके एक पार्टनर है मिस्टर ए। तो किसी पर्टिकुलर खर्चे की फॉर एग्जांपल 10,000 की डिडक्शन फर्म ने ले ली। फर्म का भी तो खाता बनता है, तो जो नेट प्रॉफिट बचता है वो टैक्स फ्री होता है, उसका एप्रोप्रिएशन होता है क्योंकि फर्म अपने प्रॉफिट पर टैक्स देती है। तो जो ये 10,000 की छूट फर्म ले चुकी, इसकी छूट दोबारा मिस्टर ए नहीं लेंगे। यही बात लिखी गई है कि कोई भी डबल डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। और दोबारा डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड द ग्रॉस टोटल इनकम, ये बात भी हमारी हो चुकी है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नो डिडक्शन एनी ऑफ द प्रोविजन रेफर्ड टू इन क्लोज 4 अबव शैल बी अलाउड इफ द डिडक्शन हैज नॉट क्लेम्ड इन द रिटर्न ऑफ इनकम। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ अगर आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में डिडक्शन का अमाउंट नहीं डाला तो आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। आगे क्या लिखा है? वंस द असेसी हैज क्लेम्ड द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। सेक्शन ये कौन सा है? PGBP का सेक्शन है, जहां पे आपको कैपिटल नेचर के खर्चे की छूट मिलती है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड बिजनेस, देन he cannot claim benefit under chapter 6A under the heading C, यानी कि deduction in respect of certain income for the same year or any other year vice versa। डिडक्शन में हमारे कुछ बड़े सेक्शन है जहां पर अगर आपको इनकम होती है तो आपको छूट मिलती है। तो अगर आपने PGBP के सेक्शन 35 AD में छूट ले ली तो हमारे पास दोबारा मत आना, डिडक्शन वाले हेडिंग में मत आना कि सर हमको दोबारा से छूट दे दो, क्योंकि 35 AD में कैपिटल नेचर के खर्चे की छूट मिलती है। चाहे आप खर्चा 1 करोड़ का करो, चाहे खर्चा 10 करोड़ का करो, हम सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने की इजाजत आपको देते हैं। तो 35 AD में अगर आपने छूट ले ली, ये 35 AD क्या होता है? PGBP में हम सब ने पढ़ा है। तो अगर आपने वहां पर छूट ले ली तो दोबारा आपको छूट नहीं मिलेगी। ठीक है जी, चलिए अगला सेक्शन देखते हैं। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, हमने अभी नहीं देखा कि किन खर्चों की छूट मिलती है, किन इनकम की छूट मिलती है। अभी तो जनरल बातें पढ़ रहे हैं कि डिडक्शन का बैकग्राउंड क्या है।
तो आइए सेक्शन 80B को एक बार पढ़ते हैं। लिमिट ऑफ डिडक्शन सेक्शन 80AB। सेक्शन 80AB हमको लिमिट बताता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स शैल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकम। चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। जो हमारा बैंक इंटरेस्ट हमको देता है ना, फॉर एग्जांपल हमको पूरे साल में 10,000 का बैंक इंटरेस्ट मिला, तो उस बैंक इंटरेस्ट की छूट मिलती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अंडर द चैप्टर ऑफ डिडक्शन। आप कहते हो नहीं जी मैं तो डिडक्शन 15,000 की लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब ये हुआ ग्रोस टोटल इनकम तो आपकी 2 लाख थी, ग्रोस टोटल इनकम तो आपकी 2 लाख थी। जब आप डिडक्शन लेने आए तो आप चाहते हो कि मेरे को 15,000 की छूट मिल जाए, 15,000 की छूट मिल जाए इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेक्शन 80AB क्या कहता है, अरे जब इंटरेस्ट इनकम 10,000 हुई है तो 15,000 की छूट क्यों ले रहे हो? आप मेरी बात समझ रहे हो ना? ग्रोस टोटल इनकम का अमाउंट इतना है कि वो 15,000 को झेल सकता है, बट फिर भी जब आपका इंटरेस्ट इनकम जिसके लिए सेक्शन बनाए, जिसके लिए आप छूट ले रहे हो वो है ही 10,000, तो 15,000 की छूट नहीं ले सकते। कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज इंक्लूडेड इन द ग्रोस टोटल इनकम ऑफ द असेसी। ठीक है जी, तो जिस इनकम का प्रोविजन बना है उसकी आप छूट ले रहे हो, तो छूट कितनी लोगे? जितनी आपकी इनकम है। अदर इनकम में से आप छूट नहीं लेंगे। ठीक है जी, बात समझ आई? पॉइंट इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, और 10,000 की छूट सिर्फ दी जाएगी, 190 टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये 10,000 आपका क्या था? इंटरेस्ट इनकम। अभी सेक्शन आएगा कि अगर सेविंग खाते पे इंटरेस्ट मिलता है तो आपको छूट दी जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट को इनकम मान लेते हैं ना, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कोई बात नहीं असेसी, आप हमसे छूट ले लो। तो ये 15,000 क्या था? डिजायर डिडक्शन जो असेसी लेना चाहता था, डिजायर डिडक्शन जो असेसी लेना चाहता था। तो असेसी को 15,000 की छूट ना मिलेगी, सिर्फ 10,000 की मिलेगी। अगर ये 10,000 का अमाउंट आपका सिर्फ होता 5,000, आपका सिर्फ ये होता 5,000 और आप छूट लेना चाहते 10,000, तो फिर भी आपको सिर्फ 5,000 की छूट मिलती, यानी कि 195 आपका टैक्सेबल हो जाता। क्योंकि जिस इनकम के लिए आप छूट लेना चाहते हो उस इनकम तक ही आप ले सकते हो, आगे की छूट आप नहीं ले सकते। चलिए अगला सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 80AC। सेक्शन 80AC हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज फाइल रिटर्न ऑफ इनकम ऑन टाइम। सेक्शन 80AC स्टिपुलेट्स, इसका मतलब होता है कंडीशन यानी कि शर्त। ये कंडीशन लगाता है कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, यानी कि ओरिजिनल रिटर्न, यानी कि ओरिजिनल ड्यू डेट। ओरिजिनल ड्यू डेट से पहले या ओरिजिनल ड्यू डेट पर अपनी रिटर्न को फाइल कर देना एज अ प्री कंडीशन फॉर अवेलिंग बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग C। सबके लिए नहीं, हम कुछ सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, मतलब डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। हमारे कुछ स्पेसिफिक सेक्शन है, कुछ बड़े सेक्शन है। बड़े सेक्शन मतलब 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB, 80IBA, 80IE, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80M और 80P। ये हमारे कुछ बड़े डिडक्शन के सेक्शन हैं, जिनमें आपको अगर इनकम होती है, जैसे आप SEZ में हो या फिर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हो, तो आप इनकम करते हो, आपको छूट दी जाएगी। बट अगर आपको इन सेक्शन में छूट चाहिए
तो अपनी रिटर्न को ओरिजिनल ड्यू डेट पर फाइल कर देना, वरना आपको छूट नहीं मिलेगी। जो इनकम हुई है उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। बट जो बाकी के सेक्शन है उन पर कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप अपनी रिटर्न को टाइम पे फाइल करो। आप अपनी रिटर्न अगर लेट भी फाइल करते हो तो भी डिडक्शन का फायदा मिल जाएगा बाकी सेक्शन के लिए। ठीक है जी, बात समझ आती है? तो चलिए एक बार आगे चलते हैं। सेक्शन 80B सबसेक्शन 5, मीनिंग ऑफ जीटीआई यानी ग्रोस टोटल इनकम। तो ग्रोस टोटल इनकम शैल बी द सम आफ्टर। ये ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकलता है? डेट डिडक्शन अंडर एप्रोप्रिएट कंप्यूटेशन सेक्शन हैव ऑलरेडी बीन मेड। दूसरा, डेट इनकम ऑफ अदर पर्सन इफ इंक्लूडेबल अंडर सेक्शन 60 से लेकर 64 हैज बीन इंक्लूडेड। The intra-head or inter-head losses have been adjusted, and that unabsorbed business loss, unabsorbed depreciation etc. have been set off। तो ये हमारे दोनों पॉइंट किसके निकल के आते हैं? सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ के। मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ के प्रोविजन लग जाने चाहिए। जब मैं आपको लिखकर बता रहा था कि ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है, वहां मैंने आपको ये सारी चीज बता दी थी। ठीक है जी, एक बार फिर भी दिखा देता हूं कि मैंने आपको कहां पर बताया था। एक बार देख लेते हैं तो और भी अच्छा रहता है। ये जब मैंने आपको बताया था कि यहां पे रेलेवेंट हेड की जो भी एडजस्टमेंट है वो भी होगी, रेलेवेंट हेड एडजस्टमेंट, एंड कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ के प्रोविजन भी यहां पर लग जाएंगे। उसके बाद हम ग्रोस टोटल इनकम पर आएंगे। ठीक है जी, और एक चीज और, स्लाइड पे चलते हैं। पहले एक चीज और, हाँ जी, तो ये दोनों तो आपके किसके हो गए? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के। आपका जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका क्लबिंग का। अगर किसी और की इनकम पर टैक्स आपको देना पड़ रहा है तो वो भी आप ऐड कर लेना, जब भी ग्रोस टोटल इनकम नीचे आएगी। और पहला क्या है? पहला वही है आपका रेलेवेंट हेड एडजस्टमेंट। भाई जो सैलरी कहती है सैलरी की बात तो मानो, जो हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी की बात तो मानो, पीजीबीपी के जो सेक्शन बात करते हैं उनका पालन तो करो, कैपिटल गेन में जो बात बताई गई है उनका पालन करो, अदर सोर्सेज में जो छूट जाती है उनका पालन करो। रेलेवेंट हेड एडजस्टमेंट, ये बात तो बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो सम आएगा वो ग्रोस टोटल इनकम निकल के आएगा, उसमें से हम डिडक्शन देंगे, फिर टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी और उस पर फिर हम टैक्स निकालना सीखेंगे। ठीक है जी, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम सीखेंगे कि डिडक्शन कैसे दी जाती है। इस पॉइंट को याद रखना, अगर आपको इन सब सेक्शन में छूट चाहिए तो आपको अपनी रिटर्न टाइम पर फाइल करनी होगी, वरना आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है जी, बात क्लियर है? तो चलिए, डिडक्शन चैप्टर का एक बैकग्राउंड यहीं पर खत्म होता है। अब हम अगले लेक्चर्स में मिलते रहेंगे और देखेंगे वे कौन से खर्चे हैं जिनकी छूट मिलेगी, कौन सी इनकम है जिनकी छूट आपको दी जाएगी। मतलब आपका जेब से आउटफ्लो तो हुआ, फिर भी आपका टैक्स कम बने तो हम यानी कि इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको छूट देना चाहती है। बट अगर उस खर्चे की छूट कहीं ना कहीं आप ऊपर हेड्स में ले चुके तो डबल डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, बात क्लियर है? तो चलिए हम सेक्शन पर आते रहेंगे, एक एक सेक्शन पढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे डिडक्शन का चैप्टर, डिडक्शन का सफर पूरा हो जाएगा। याद रखना, प्रैक्टिकल लाइफ से भी बहुत रिलेटेड है। जब इनकम टैक्स की ड्यू डेट आती है तो डिडक्शन और टीडीएस टीसीएस का कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है, और एग्जाम लाइफ से तो सारे चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम डिडक्शन के सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।